नमस्कार दोस्तों, एमपीएन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से 31 जुलाई 2025 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? Where has India's first Center of Excellence for Hornbill Conservation been announced to be established? The right answer is option number A, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की है। इस परियोजना का विस्तार बाद में अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा। यह केंद्र पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली 4 हॉर्नबिल प्रजातियों ग्रेट हॉर्नबिल, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइड हॉर्नबिल और इंडियन ग्रे हॉर्नबिल के संरक्षण पर केंद्रित होगा। हॉर्नबिल्स बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण इन्हें वनों के किसान कहा जाता है। IUCN रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त यानी वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। RBI के अनुसार मार्च 2025 में भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स कितना था? What was the Financial Inclusion Index FI Index of India in March 2025 as per RBI? The right answer is option number D, 67। मार्च 23 में था 60.1, मार्च 24 में हो गया 64.2 और अब मार्च 25 में कितना हो गया है? 67। FI इंडेक्स में 3 पैरामीटर शामिल हैं: पहुंच 35% वेटेज, उपयोग 45% वेटेज और गुणवत्ता 20% वेटेज। ये पैरामीटर वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को मापते हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण और सेवा समानता शामिल है। 3I एटलस धूमकेतु की उत्पत्ति कहाँ से मानी जा रही है? वेयर इज द 3I एटलस कॉमेट बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे की थिक डिस्क से। न्यूज़ में क्या है? इस धूमकेतु की खोज 1 जुलाई को नासा द्वारा वित्त पोषित एटलस यानी एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम टेलीस्कोप द्वारा चिली के रियो हुरटाडो में की गई है। इसकी हाइपरबोलिक कक्षा और 57 से 68 किलोमीटर प्रति सेकेंड की उच्च गति यह दर्शाती है कि यह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है और अंतरतारकीय यानी इंटरस्टेलर अंतरिक्ष से आया है। ओटाउताही ऑक्सफोर्ड मॉडल के आधार पर इसकी आयु है 7.6 से लेकर 14 अरब वर्ष होने की संभावना 70% है, जो इसे सौर मंडल जो कि 4.6 अरब वर्ष ही पुराना है से भी लगभग दोगुना पुराना है और अब तक का सबसे प्राचीन धूमकेतु इसे यह बनाता है। इसकी कोमा में पानी की बर्फ और जटिल कार्बनिक यौगिक मौजूद है, जो इसकी संरचना को अन्य धूमकेतुओं से मिलता जुलता बनाता है। इसका अनुमानित नाभिक आकार कितना है? 10 से लेकर 30 किलोमीटर। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 द्वितीय तिमाही में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 क्वार्टर 2? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 77वां। यह जनवरी 2025 यानी प्रथम तिमाही में 85वें स्थान से बेहतर होकर के 8 स्थानों पर 77वें पर पहुंच गया है। भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब 59 गंतव्यों तक वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है, जो 2024 में 57 थी। 2 नए गंतव्य फिलीपींस और श्रीलंका इस सूची में शामिल हुए हैं। सिंगापुर 193 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच के साथ पहले स्थान पर है, जो इसे विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनाता है। भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। यह परियोजना गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC द्वारा प्रबंधित की जा रही है, जो गुजरात सरकार के तहत कार्य करता है और 17 जिलों में जनजातीय समुदायों के जीनोम अनुक्रमण का कार्य करेगा। तो स्टेट ऑफ गुजरात जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल्स इसका परियोजना का नाम है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की आनुवांशिक संरचना का मानचित्रण करना है और सिकल सेल रोग जैसे आनुवांशिक स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए
तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के PDF कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है, 46। उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैली प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एम्पियन एकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज MCQs, साथ में BPSC PYQs। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट MCQs, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 PDF मिलेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स MCQs और शॉर्ट नोट्स 14 PDF कुल मिलेंगे। एक PDF को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 MCQs मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज PDF नोट्स मिलेंगे। NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। NCERT टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज MCQs मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 MCQs का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के MCQs मिलेंगे। चैप्टर वाइज MCQs और BPSC PYQs का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज MCQs, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है और साथ में BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PDF के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं BPSC के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, OTP के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स PDF, NCERT टेस्ट सीरीज और फिर चौथा चैप्टर वाइज MCQs प्लस BPSC PYQs। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एम्पियन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC की अध्यक्षता कौन करते हैं? हु चेयर्स द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी NCMC? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी। न्यूज में क्यों है? आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 जो 9 अप्रैल 2025 को लागू हुआ ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी NCMC को वैधानिक मान्यता प्रदान की है, जिससे यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया समन्वय के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था बन गई है। इसकी जो अध्यक्षता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। इसके सदस्यों में केंद्रीय गृह सचिव, रक्षा सचिव, सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के सदस्य व विभाग प्रमुख शामिल हैं। यह समिति पहले बिना वैधानिक मान्यता के कार्यरत थी। WHO और यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शून्य खुराक बच्चों की संख्या में कितनी कमी आई है? अकॉर्डिंग टू द 2024 report of WHO and UNICEF, how much has the number of zero-dose children decreased in India? The right answer is option number B, 43%। भारत ने 2023 में 16 लाख शून्य खुराक बच्चों की संख्या को 2024 में 43% की कमी के साथ 9 लाख तक कम कर दिया है।
यह दक्षिण एशिया में उच्च टीकाकरण कवरेज हासिल करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो जीरो डोज चिल्ड्रन किसे कहते हैं? ये वो बच्चे हैं जिन्हें डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस यानी DTP टीके की पहली खुराक भी नहीं मिली है। इसका अर्थ है कि वे नियमित टीकाकरण सेवाओं से पूरी तरह से वंचित हैं। दक्षिण एशिया में 92% शिशुओं ने DTP वैक्सीन की तीसरी खुराक प्राप्त की, जो 2023 की तुलना में 2% अधिक है और अब तक का सबसे उच्च स्तर है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, 2024 में दक्षिण एशिया में कितने बच्चे शून्य खुराक या आंशिक रूप से टीकाकृत हैं? हाउ मेनी चिल्ड्रन इन साउथ एशिया आर जीरो डोज और पार्शियली वैक्सीनेटेड इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 29 मिलियन। WHO और यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में 29 मिलियन से अधिक बच्चे या तो पूरी तरह से टीकाकरण से वंचित हैं या आंशिक रूप से टीकाकृत हैं, जो क्षेत्र में अभी भी मौजूद चुनौतियों को दर्शाता है। भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को, और पल्स पोलियो अभियानों के माध्यम से 2014 से पोलियो मुक्त स्थिति अभी तक बरकरार रखी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का 14वां संस्करण 28 जुलाई से 4 अगस्त तक राजस्थान के जोधपुर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट और सिंगापुर की 4 सिंगापुर आर्म्ड ब्रिगेड की 42 सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंटों ने भाग लिया। भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अर्जुन गणपति। भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत पहला हाइड्रोजन संचालित कोच कहाँ विकसित और परीक्षित किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कोच बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड अंडर द इंडियन रेलवेज हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यह परियोजना रेलवे के डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों का हिस्सा है। परियोजना के तहत 2 1600 HP डीजल संचालित कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा के जिंद में 3000 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। परियोजना के डिजाइन और परीक्षण का कार्य भारतीय रेलवे का अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन RDSO द्वारा किया जा रहा है। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। BPSC प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत कहाँ की गई है? वेयर हैज द नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 बीन लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। यह योजना 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित नॉर्थ जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरू की गई है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने किया। यह योजना संविधान के अनुच्छेद 39A पर आधारित है, जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर जोर देता है। इस योजना के तहत नालसा द्वारा जिला, राज्य और केंद्रीय सैनिक बोर्डों में कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे, जो सैनिकों और इनके परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करेंगे। भारी जल परीक्षण हेतु भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी फॉर टेस्टिंग हैवी वाटर बीन इस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। टेमा इंडिया ने अपनी भारी जल उन्नयन परीक्षण फैसिलिटी को महाराष्ट्र के पालघर जिले में अछाद में स्थापित किया है, जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह फैसिलिटी परमाणु रिएक्टरों के लिए महत्वपूर्ण आसवन कॉलम का निर्माण और परीक्षण करेगी। भारी जल, जिसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड यानी D2O भी कहते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स
PHWR में शीतलक और मंदक दोनों के रूप में कार्य करते हैं। यह न्यूट्रॉन को धीमा करने और रिएक्टर में ऊष्मा को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए 99.9% शुद्धता आवश्यक है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हालिया युद्ध विराम की घोषणा किन क्षेत्रों में हुई झड़पों के बाद की गई? द रिसेंट सीज फायर बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया was declared after clashes in which areas? The right answer is option number D. प्री-विहियर और प्रसाद ता मुएन थॉम। थाईलैंड और कंबोडिया ने दक्षिण पूर्व एशिया के एमराल्ड ट्रायंगल क्षेत्र में प्री-विहियर और प्रशांत ता मुएन थॉम के पास हुई झड़पों के बाद 28 जुलाई 2025 को मलेशिया में युद्ध विराम की घोषणा की। यह क्षेत्र औपनिवेशिक युग की सीमाओं और सांस्कृतिक दावों के कारण लंबे समय से विवादित रहा है। एमराल्ड ट्रायंगल एक भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जहां थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती है। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों और प्राचीन खमेर मंदिरों जैसे प्री-विहियर और प्रसाद ता मुएन थॉम के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने 1962 में और फिर 2013 में पुनः पुष्टि करते हुए निर्णय दिया कि प्री-विहियर मंदिर कंबोडिया के क्षेत्र में आता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित प्रसाद ता मुएन थॉम मंदिर का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था? When and by whom was the Prasad Ta Mueang Thom temple located on the border of Thailand and Cambodia built? The right answer is option number D. 12वीं शताब्दी में उदयादित्य वर्मन द्वितीय और जयवर्मन सप्तम ने। यह मंदिर अंकोरियन वास्तुकला का एक उदाहरण है। यह मंदिर डैकरोंग पर्वतों में स्थित है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। हालांकि थाईलैंड ने ICJ के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार किया है, जिससे तनाव बना हुआ है। प्री-विहियर मंदिर को 2008 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी, जिसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ गया था क्योंकि थाईलैंड ने इस नामांकन का विरोध किया था। इससे 2008 से 2011 के बीच सैन्य झड़पें हुई है। थाईलैंड और कंबोडिया सीमा विवाद अभी जो हाल में हुआ है वो 28 मई 2025 को एक छोटी झड़प के बाद फिर से भड़का, लेकिन अब यह समझौता हो गया है शांति का। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द सेकेंड बिम्स्टेक पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विशाखापट्टनम। भारत ने 14 से 15 जुलाई को विशाखापट्टनम में दूसरे बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग रीजनल मेरीटाइम कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। बिम्स्टेक सतत समुद्री परिवहन केंद्र मुंबई में हिंद महासागर उत्कृष्टता केंद्र के तहत स्थापित किया जाएगा। सोफी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक स्तर पर कितने लोग भूख का सामना कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू द सोफी 2025 रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल वर फेसिंग हंगर ग्लोबली इन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 673 मिलियन। विश्व में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की स्थिति यानी सोफी 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2024 में विश्व की 8.2% आबादी यानी कुल 673 मिलियन लोग भूख का सामना कर रहे थे। यह 2023 के 8.5% से थोड़ा कम है, लेकिन कोविड-19 के पहले के स्तर से अधिक है। 2024 में वैश्विक स्तर पर 2.3 बिलियन लोग मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से प्रभावित थे। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुर्बलता यानी वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो विश्व में सबसे अधिक है। यह गंभीर कुपोषण का तात्कालिक संकेत है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 54% महिलाएं, संख्या में गिनेंगे तो 203 मिलियन, एनीमिया से पीड़ित है। यह भारत को विश्व में एनीमिया की व्यापकता के मामले में चौथे स्थान पर रखता है। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखिए, भारत में न्यूट्रिशन पैराडॉक्स का क्या अर्थ है? व्हाट डज न्यूट्रिशन पैराडॉक्स मीन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सोफी 2025 रिपोर्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्प पोषण और मोटापे की सह मौजूदगी यानी द को एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी। भारत में कुपोषण का दोहरा बोझ यानी न्यूट्रिशन पैराडॉक्स अल्प पोषण जैसे स्टंटिंग और वेस्टिंग और मोटापे, बच्चों और वयस्कों में बढ़ता अधिक वजन की सह मौजूदगी को दर्शाता है। 2024 में अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या 4.2 मिलियन और वयस्क मोटापा 71.4 मिलियन तक पहुंच गया है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 37.4 मिलियन बच्चे
अविकसित यानी स्टंटिंग है, जो दीर्घकालिक कुपोषण का संकेत है और मानसिक विकास में देरी का कारण बनता है। भारत में कुपोषण का एक प्रमुख कारण निरंतर गरीबी और असमानता है, विशेषकर सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित ग्रामीण और जनजातीय समुदायों में। यह हिडन हंगर यानी सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी को बढ़ावा देता है। एक्टोमाइकोराइजल यानी ईसीएम कवक के जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्टोमाइकोराइजल ईसीएम फंगाई फाउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, साइबेरिया, मध्य यूरोप, पश्चिमी अमेरिका। ईसीएम कवक पौधों की जड़ों के चारों ओर लिपटे रहते हैं और मुख्य रूप से वन वृक्षों जैसे ओक और पाइन के साथ संबंध बनाते हैं। इनके हॉटस्पॉट उत्तरी अक्षांशों और दक्षिणी क्षेत्रों जैसे कनाडा, साइबेरिया, मध्य यूरोप और पश्चिमी अमेरिका में पाए जाते हैं। अभी न्यूज में क्यों है? सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड नेटवर्क्स यानी स्पन के अंडरग्राउंड एटलस से पता चलता है कि माइकोराइजल कवक के 90% से अधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट संरक्षित क्षेत्रों के बाहर हैं, जो संरक्षण के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाता है। माइकोराइजल कवक 80% से अधिक पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं और प्रतिवर्ष लगभग 13 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहित करके कार्बन पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रलय मिसाइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 150 से 500 किलोमीटर। अभी न्यूज में क्यों है? डीआरडीओ ने 28 और 29 जुलाई को ओडिशा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के 2 लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए। यह स्थान एकीकृत परीक्षण रेंज यानी आईटीआर का हिस्सा है, जो मिसाइल परीक्षणों के लिए उपयुक्त है। मिसाइल का विकास हैदराबाद स्थित आरसीआई यानी रिसर्च सेंटर इमरत ने पुणे और अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया है। मिसाइल से 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे प्रलय पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से अलग होती है, क्योंकि वे कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती है, जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन होता है। इस मिसाइल को चीन के डोंगफोंग 12 और पाकिस्तान के नस्र जैसी कम दूरी की मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है। निसार उपग्रह को कहां से प्रक्षेपित किया गया? फ्रॉम वेयर वाज द निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीहरिकोटा। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को 30 जुलाई को इसरो के श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 2 जीएसएलवी मार्क 2 विशेष रूप से जीएसएलवी F-16 संस्करण के जरिए प्रक्षेपित किया गया। यह भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार पहला उपग्रह मिशन है जो एकल प्लेटफॉर्म पर एल बैंड नासा द्वारा और एस बैंड इसरो द्वारा रडार का उपयोग करता है। एल बैंड वन आच्छादन और मिट्टी में प्रवेश के लिए उपयुक्त है, जबकि एस बैंड फसलों और सतही विशेषताओं की निगरानी के लिए उपयोगी है। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज लोकेटेड अराउंड अनामुडी शोला नेशनल पार्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, माथी कैंटन शोला, पंपाडुम शोला, चिनार वन्यजीव अभयारण्य और कुरिंजीमाला अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अभी न्यूज में क्यों आया है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाने वाली एक सड़क परियोजना को रोक दिया गया है, जिससे जनजातीय बस्तियों तक पहुंच प्रभावित हुई है। यह स्थल दक्षिणी पश्चिमी घाट में स्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जिसे वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास चिनाब नदी पर स्थित है। न्यूज में क्यों है? एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने 29 जुलाई को परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली यानी आईसीबी के आधार पर निविदा प्रक्रिया शुरू की है, जिससे ऑनलाइन बोलियां 10 सितंबर 2025 तक जमा की जानी है। परियोजना को पुनर्जनन का अवसर तब मिला जब भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि
को निलंबित कर दिया। परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? 1856 मेगावाट, जो इसे जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाती है, जो 900 मेगावाट की बगलिहार परियोजना से अधिक है। सिम्बेक्स का 32वां संस्करण 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? Where was the 32nd edition 2025 of Simbex held? The right answer is option number C, सिंगापुर। जुलाई 2025 में सिम्बेक्स के 32वें संस्करण की मेजबानी सिंगापुर ने की थी और इस अभ्यास में भाग लेने वाले जहाज़ों में विध्वंसक पोत INS दिल्ली, फ्रिगेट INS सतपुरा, कार्वेट INS किल्टन, सहायक पोत INS शक्ति RSS सुप्रीम और RSS विजिलेंस शामिल थे। सिम्बेक्स यानी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी, जिसे पहले एक्सरसाइज लायन किंग के नाम से जाना जाता था। यह भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा निर्बाध समुद्री अभ्यास है। जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वाज ऑपरेशन महादेव कंडक्टेड इन जुलाई 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। यह आतंकवाद विरोधी अभियान था जिसे भारत सेना की चिनार कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने संयुक्त रूप से 11 जुलाई को शुरू किया था। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। अभियान का उद्देश्य लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों, विशेष रूप से टॉप कमांडर हासिम मूसा उर्फ सुलेमान शाह को खत्म करना था, जो 28 जुलाई को दाची गांव जंगलों और लिडवास क्षेत्र में मारे गए। दिव्या देशमुख ने फाइनल में किसे हराकर FIDE महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय और सबसे युवा महिला खिलाड़ी बनी? दिव्या देशमुख डिफीटेड whom in the final to become the first Indian and youngest woman player to win the FIDE Women's World Cup? The right answer is option number C, कोनेरू हम्पी। इस प्रतियोगिता का आयोजन जॉर्जिया के बटुमी में ग्रैंड बेलाजियो होटल एंड कैसीनो में हुआ। यह टूर्नामेंट 107 खिलाड़ियों के साथ सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट प्रारूप में खेला गया, जिसमें भारत की दिव्या देशमुख मात्र 19 वर्ष की हैं। इन्हें भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी और विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेकर में 1-5-0-5 के अंतर से हराकर खिताब जीता। भारत की पहली नदी आधारित रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? इंडियाज फर्स्ट रिवर बेस्ड रोरो फेरी सर्विस has been inaugurated on which river? The right answer is option number C, मांडवी नदी। गोवा सरकार ने 14 जुलाई को मांडवी नदी पर चोराओ द्वीप और रिबंदर पणजी के पास है के बीच भारत की पहली नदी आधारित रोरो फेरी सेवा शुरू की। यह सेवा पारंपरिक नौकाओं की तुलना में यात्रा समय को 30 मिनट से घटाकर 12 से 13 मिनट करती है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस फेरी सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा विजय मरीन शिपयार्ड द्वारा बिल्ट ऑन ऑपरेटर ट्रांसफर बूट मॉडल के तहत संचालित होती है, जिसमें राज्य सरकार को कोई लागत नहीं उठानी पड़ी। वैसे भारत की पहली रोरो फेरी सेवा का उद्घाटन 22 अक्टूबर 2017 को गुजरात के घोघा, भावनगर और दहेज भरूच के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह सेवा खंबात की खाड़ी में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात को जोड़ती है। तो यह समुद्र में था, जबकि यह जो प्रश्न है यह नदी आधारित था। भारत का पहला राज्य जिसने प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या को 1200 से कम करने का लक्ष्य हासिल किया, कौन सा है? विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव द टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वोटर्स पर पोलिंग बूथ टू लेस देन 1200? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार ने 24 जून 2025 को विशेष सारांश संशोधन के तहत प्रत्येक मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है? 1200 करने का निर्णय लिया, जिससे वह यह लक्ष्य करने वाला भारत का पहला राज्य बना। इस कदम से 12,817 नए मतदान केंद्र जोड़े गए। राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 77,895 से बढ़ करके हो गई है 90,712। सुप्रीम कोर्ट में इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर एक जनहित याचिका में प्रति मतदान बूथ पर मतदाताओं की संख्या को 1200 तक सीमित करने की मांग की गई थी, जिसके जवाब में बिहार ने यह कदम उठाया है। बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहां अनावरण किया गया है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द पोर्ट सेक्टर अनवेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांडला। केंद्रीय बंदरगाह
जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 31 जुलाई को कांडला गुजरात में 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा इसे शुरू किया गया। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हरित हाइड्रोजन संयंत्र है जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। वैसे एक और न्यूज है, ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पानीपत हरियाणा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है, जो दिसंबर 2027 तक चालू करने की योजना है। भारत का पहला बेअदबी विरोधी विधेयक किस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया? इंडियाज फर्स्ट एंटी सेक्रिलीज बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट्स असेंबली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। यह विधेयक, जिसका नाम पंजाब पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम विधेयक 2025 है, 14 जुलाई को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया गया। यह पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को रोकने के लिए लाया गया। विधेयक में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के लिए 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 5 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। सुहानी शाह ने 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता जिसे जादू का ऑस्कर कहा जाता है? सुहानी शाह वन विच प्रेस्टिजियस अवार्ड इन 2025 विच इज कॉल्ड द ऑस्कर ऑफ मैजिक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, FISM बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार। सुहानी शाह ने इटली में आयोजित FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में यह पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जादू की कला को बढ़ावा देने के लिए नई ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन श्रेणी में दिया गया। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी। यह प्रतियोगिता हर 3 साल में होती है और इसे जादू की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित मंच माना जाता है।